आज की इस क्लास में हम लोग जो आने वाला सीटेट एग्जाम है और जो अदर टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आप लोग क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसको जेडपीडी भी कहा जाता है, की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे जीन पियाजे, वी.एफ. स्किनर, लेव वाइगोत्स्की या फिर एरिक एरिक्सन। आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसको जेडपीडी भी कहा जाता है। जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी अवधारणा से जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लेव वाइगोत्स्की है ना, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, उसके अंतर्गत इन्होंने जो जेडपीडी है ना इसकी अवधारणा दी हुई है। देखिएगा जो जेडपीडी है इसका आप अर्थ समझ लीजिए। एक बच्चा है, मान लीजिए, उस बच्चे को जो है ना एक समस्या दी जाती है, वह जो समस्या है उसको वह स्वयं सॉल्व करता है। वह किस प्रकार से सॉल्व करता है, जो भी वह गलतियां करता है, ठीक है, वह अपने हिसाब से उस समस्या को सॉल्व कर लेता है। उसके बाद में उसी समस्या को वह किसी दूसरे की सहायता से या उससे ज़्यादा जो निपुण है उसकी सहायता से सॉल्व करता है। तो जो उसकी सहायता से सॉल्व की गई और खुद से सॉल्व की गई उसके बीच का जो अंतर रहता है ना, उसको लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जेडपीडी कहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीन पियाजे की। तो जो जीन पियाजे है ना, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ना हम लोग यहाँ पर इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को कर रहे हैं, हम सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके जो ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग उनको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और इसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। देखिएगा सबसे पहली है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की है। इसके बाद इन्होंने दी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की है। इसके बाद इनकी जो थर्ड अवस्था है वह कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि हम बात करें 7 से लेकर 11 वर्ष तक है। और जो अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक या इससे ज़्यादा भी है। इसके बाद हम बात करेंगे वी.एफ. स्किनर की। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। याद रखिएगा, इन्होंने जो है ना क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है और इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एरिक्सन की, ठीक है ना। इनका भी एक सिद्धांत है जिसकी क्लास हम आपको ना इंडिविजुअली जो क्लास है वह प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लेना है, जिससे कि जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी ना उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला देखेंगे यहाँ पर हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में मचान का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिएगा यहाँ पर मचान, ठीक है, इस आप शब्द को अच्छे से समझ लीजिएगा। हम लोग ना आपको ये शब्द अभी बताते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में मचान का सबसे अच्छा वर्णन करता है। छात्रों को क्या सही उत्तर प्रदान करना, ये जो है ना मचान, इसका अच्छा जो है ना वर्णन करेगा क्या। छात्रों को नई अवधारणाओं को सीखने में सहायता प्रदान करना और धीरे धीरे इसे दूर करना, या फिर छात्रों को केवल मूल बातें पढ़ाना। देखिए केवल मूल बातें, नेगेटिव टैग वर्ड्स आ रहा है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और हम लोगों ने ना टैग वर्ड्स की क्लास भी आपको प्रोवाइड करा दी। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को भी आप लोग देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देख लीजिएगा, छात्रों को बिना मार्गदर्शन के स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देना। हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा बात करें हम मचान का जो सबसे अच्छा वर्णन है वह कौन सा है, छात्रों को नई अवधारणा को सीखने में सहायता प्रदान करना और धीरे धीरे इसे दूर करना। देखिएगा जब छात्र कोई नई अवधारणा को सीखते हैं तो उसमें सहायता प्रदान करना, जिससे कि वह उस जो अवधारणा है ना उसको आसानी से सीख लें, ठीक है, और वह धीरे धीरे क्या करें, इसको मतलब जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको वह दूर करते जाएं। ये मचान का सबसे अच्छा वर्णन है। आगे देखेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्राथमिक फोकस क्या है, ठीक है ना। जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इसको याद रखिएगा। आपसे सिद्धांत पूछ सकते हैं कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ना वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका जो प्राथमिक फोकस है वह क्या है, देखेंगे संज्ञानात्मक विकास है क्या, या फिर हम बात करेंगे भावात्मक विकास, नैतिक तर्क, या फिर सामाजिक संपर्क। यहाँ पर देखिएगा समझने वाली बात यह है कि संज्ञानात्मक विकास पर किसने बल दिया है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पियाजे ने बल दिया है, ठीक है। और हम बात करेंगे सामाजिक विकास पर किसने बल दिया था, तो सामाजिक विकास पर लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। जो वाइगोत्स्की है ना, इन्होंने किस पर बल दिया था, इन्होंने दिया था सामाजिक विकास के सिद्धांत पर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भावात्मक और नैतिक पे। तो हम कोहलबर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर नैतिक तर्क जो है ना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में सर्वाधिक जो महत्व दिया है वह नैतिक तर्क को दिया है, कि जो बच्चा है ना वह किस प्रकार से जो नैतिक जो मूल्य रहते हैं उनको
सीखता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एरिक्सन के जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, जो सामाजिक विकास का उनका सिद्धांत है। देखिएगा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के चरणों के अनुसार, देखिएगा जो एरिक्सन का सिद्धांत है इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, इनका जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत किसका है, लेव वाइगोत्स्की का है। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के चरणों के अनुसार किशोरों के सामने आने वाली प्रथम चुनौती क्या होती है। देखिएगा जब आप इनके जो सिद्धांत है उसको आप कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे ना, तो आप लोग इसका आंसर बिल्कुल आसानी से लगाएंगे। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के चरणों के अनुसार किशोरों के सामने आने वाली प्राथमिक चुनौती क्या होती है, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, उद्योग बनाम हीनता, या फिर पहचान बनाम भूमिका भ्रम। आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे किशोरों के सामने आने वाली जो प्रथम चुनौती होती है वो क्या होती है, यहाँ पर देखिएगा पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ठीक है ना। जो पहचान रहती है ना, पहचान बनाम भूमिका भ्रम सबसे पहले आने वाली समस्या होती है कि वह खुद को किस प्रकार से पहचानते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है। इस प्रकार से जो है ना चुनौती उनके सामने आती है। हम लोग जब इनके सिद्धांत को डिस्कस करेंगे ना कम्प्लीटली, तो इन सभी को जितनी अवस्थाएं हैं उनको हम लोग कम्प्लीटली जो है ना डिस्कस कर लेंगे। आगे देखिएगा, कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण जॉन डीवी से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। जॉन डीवी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो इनमें से वह कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण है जो कि सर्वाधिक इनसे जुड़ा हुआ है, पारंपरिक शिक्षा, मोंटेसरी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, या फिर व्यवहारवादी शिक्षा। देखिएगा हम लोग ना मोंटेसरी शिक्षा की बात करेंगे तो जो मारिया मोंटेसरी थी ना, इन्होंने जो है ना वो मोंटेसरी पद्धति दी थी, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा जॉन डीवी से रिलेटेड। यहाँ पर जो जॉन डीवी है ना इनसे रिलेटेड जो, ठीक है, जो शैक्षिक दृष्टिकोण है वह कौन सा है, वह प्रगतिशील शिक्षा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जॉन डीवी है इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया है। आगे देख लेंगे, मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले किस अवस्था को पूरा किया जाना चाहिए। देखिएगा जो मैस्लो है ना, इन्होंने भी एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है आवश्यकता का, ठीक है ना। आवश्यकता का जो सिद्धांत है किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है। इनके सिद्धांत को भी हम लोग ना कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। देखिएगा अभी हम लोग जो है ना जो साइकोलॉजी है उसके जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर हम लोग पर डे जो है ना एक क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद हम साथ ही में ना आपको यहाँ पर 1 से 2 दिन के गैप में जो सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं मतलब उनसे रिलेटेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो साइकोलॉजी है ना काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाए। तो बताइएगा मैस्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम के अनुसार, जिसमें ना उनकी कई प्रकार की आवश्यकता हैं, उनको पूरा करने से पहले किस अवस्था को पूरा किया जाना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे, सम्मान की ज़रूरत, आत्मबोध की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, या फिर शारीरिक ज़रूरतें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिएगा सबसे पहले अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले जो है ना शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है। जो शारीरिक ज़रूरतें रहती हैं उनको पूरा करना जरूरी है, शारीरिक ज़रूरतों को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर गार्डनर के जो है सिद्धांत है उनके सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में किस प्रकार की बुद्धि में बोले जाने वाली लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। तो बताइएगा यहाँ पर जो गार्डनर के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसमें किस प्रकार की बुद्धि में बोली जाने वाली और लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीत संबंधी बुद्धि, या फिर स्थानिक बुद्धि। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर भाषा की बात हो रही है तो भाषाई बुद्धि से रिलेटेड ही होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो सभी के सभी क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, या तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर आने वाला जो एग्जाम है ना उसमें पूछे जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकासात्मक सिद्धांतकार ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का विचार प्रस्तावित किया था। यहाँ पर देखिएगा ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, जो है वह विकासात्मक सिद्धांतकार ने, ऐसे कौन से विकासात्मक सिद्धांतकार थे जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का विचार प्रस्तावित किया था। हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, या फिर आल्बर्ट बंडूरा। आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है ना बहुबुद्धि का सिद्धांत, सीधी सी बात है क्या, बहुबुद्धि का सिद्धांत हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है। तो ये किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, और उन्होंने कई प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं जिनको हम लोग ना इनके सिद्धांत में डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन रचनावादी शिक्षण विधियों की विशेषता है। तो बताइएगा जो रचनावादी शिक्षण विधियाँ हैं उनकी विशेषता कौन सी है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, शिक्षक केंद्रित निर्देश, रटकर याद करने पर ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हम बात करें यहाँ पर रचनात्मक शिक्षण की तो ये रटने पर बिल्कुल भी यहाँ पर जोर नहीं देती है।
अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 3 ऑप्शन, ठीक है। जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये तो कट गया है। छात्र सहयोग और सक्रिय शिक्षण पर जोर, यह हो सकता है। देखिए शिक्षक केंद्रित भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी कट गया है। पाठ्य पुस्तकों को कड़ाई से पालन क्यों कराएंगे, तो तीनों ना ये कट गए हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा। देख लेते हैं अब आंसर, बिल्कुल यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रचनावादी शिक्षण विधियों की, तो जो रचनावादी शिक्षण विधियाँ हैं इनकी विशेषता क्या है, छात्र सहयोग, मतलब कि जब छात्र एक कक्षा में हों तो वह एक दूसरे का सहयोग करके सीखें, और सक्रिय शिक्षण पर जोर दें। मतलब सक्रिय शिक्षण का मतलब यह रहता है कि यदि आप कोई भी, ठीक है ना, समस्या को सॉल्व करा रहे हैं, किसी भी चीज़ का आप शिक्षण करा रहे हैं, पर्यावरण हो, साइकोलॉजी हो या कोई भी चीज़, ठीक है ना, तो उसमें क्या बच्चे सक्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस प्रकार की जो अध्ययन है ना वह करा रहे हैं जिससे कि बच्चे बिल्कुल भी यहाँ पर उसमें ध्यान नहीं लगा रहे, रुचि नहीं ले रहे हैं, तो इस प्रकार का शिक्षण नहीं होना चाहिए, सक्रिय शिक्षण होना चाहिए। देखिएगा रचनावादी शिक्षण विधियों की विशेषता कौन सी, छात्र सहयोग और सक्रिय शिक्षण पर जोर देना। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिएगा रचनावादी का अर्थ समझ लीजिए, रचनावादी का अर्थ रहता है कि बच्चा कई दिशाओं में सोचे, ठीक है ना, इस प्रकार से। आगे देखेंगे हम लोग अब सीखने की प्रक्रिया में सहकर्मी शिक्षण की क्या भूमिका है। यहाँ पर हम बात करें सीखने की प्रक्रिया में सहकर्मी शिक्षण की क्या भूमिका होती है। कक्षा में शिक्षक को प्रतिस्थापित करना, छात्रों को उनके सहपाठियों से अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना है कि सभी छात्र समान गति से सीखें, समान गति से, स्वतंत्र शिक्षा को हतोत्साहित करना। देखिए स्वतंत्र शिक्षा को आप हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करेंगे। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सहकर्मी शिक्षण की क्या भूमिका होती है, छात्रों को उनके सहपाठियों से अतिरिक्त सहायता प्रदान करना। सहकर्मी का मतलब ही क्या रहता है, उनके साथ जो रहते हैं, ठीक है ना, वह सहयोग करें आपस में, ठीक है, और जो अतिरिक्त सहायता रहती है वह भी प्रदान करें। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार का खेल बच्चों में सामाजिक कौशल के विकास से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। एकांत खेल, समानांतर खेल, सहकारी नाटक या फिर दर्शन नाटक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सामाजिक कौशल की, तो सामाजिक कौशल से किस प्रकार का खेल जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, देखिएगा इसमें ना कई लोग, ठीक है ना, कई लोग शामिल रहते हैं, ठीक है। जो सहकारी नाटक रहते हैं ना, इसमें कई लोग शामिल होते हैं जो कि अलग अलग पृष्ठभूमि से भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है ना। तो मतलब कि एक दूसरे से भिन्न है तो वे एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, जिससे कि उनके सामाजिक विकास होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामाजिक कौशल के विकास में सर्वाधिक यदि किसी चीज़ की इनमें से भूमिका है तो वह सरकारी माफ़ कीजिएगा, सहकारी नाटक की है। अब देख लेते हैं हम लोग, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। आप लोग ना इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए कौन सा कारक जो है ना वह महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, याद करना तो बिल्कुल नहीं होगा। सुदृढ़ीकरण, अवलोकन और अनुकरण, परीक्षण और त्रुटि। देखिएगा परीक्षण और त्रुटि पर किसने बल दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक ने इस पर बल दिया था, तो मुश्किल है कि ये वाला आंसर हो। हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर बिल्कुल बी हो गया। यहाँ पर जो अल्बर्ट बंडूरा हैं उनके जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसमें वह क्या कहते हैं, सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। अवलोकन करे बच्चा और अनुकरण करे, ठीक है ना, इसके माध्यम से वह सीखता है। इनके जब हम लोग सिद्धांत को पढ़ेंगे ना तो आप काफ़ी अच्छे से इन क्वेश्चंस को लगाने लगेंगे। सीखने के संदर्भ में मचान से क्या तात्पर्य है, देखिए उसी प्रकार का फिर से क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग सीधा। देखिए मचान का तात्पर्य होता है छात्रों को तब तक अस्थायी सहायता प्रदान करना जब तक वे स्वयं कोई कार्य नहीं कर लेते हैं। देखिए बट यहाँ पर देखिए इसका जो है ना आंसर वहाँ पर कुछ और था जब हम लोगों ने पहले पढ़ा, अब यहाँ पर आंसर कुछ और है। आपको ध्यान देना इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छात्रों को तब तक स्थायी सहायता प्रदान करना, अस्थायी, ठीक है, स्थायी नहीं, अस्थायी सहायता प्रदान करना जब तक कि वे स्वयं कार्य नहीं कर सकते, यह मचान का तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है। देखिएगा बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम है विकासात्मक मनोविज्ञान। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है ना वह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भाकाल से लेकर परिपक्वता तक किया जाता है। इसका नाम ही बाल अध्ययन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों की जो सभी एक्टिविटीज़ रहती है ना उनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक पुस्तक में है। यहाँ पर देखिएगा इनके जो प्लेटो हैं इनकी जो पुस्तक है, ठीक है ना, रिपब्लिक पुस्तक, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिपब्लिक नामक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है या प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक बताइए। तो रिपब्लिक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। तो देखिएगा बी प्रयोग पद्धति, आत्मचरित्र लेखन विधि,
प्रश्नावली विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। हम बात करें यहाँ पर प्लेटो ने जो है ना किस विधि को अपनाया, तो इन्होंने बी प्रयोग विधि को अपनाया। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? जो व्यक्तिगत निदान पद्धति है वह कौन सी एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषण, नियंत्रित निरीक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम बात करें व्यक्तिगत निदान पद्धति, यह मनोविश्लेषण जो पद्धति है इसका ही परिवर्तित एवं संशोधित रूप है, आपको याद रखना है। भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या होता है? तो हम बात करें भाषा विकास में जो नवजात शिशु रहते हैं उसकी प्रथम ध्वनि क्या होती है? क्रंदन होती। कई बच्चे जो है ना माँ शब्द लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रंदन भी जो है ना उसकी भाषा के अंतर्गत आती है। तो भाषा विकास में जो नवजात शिशु है उसकी प्रथम ध्वनि क्या होती है? क्रंदन होती है। बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? आपके यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे, देखिएगा, बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता या फिर लिंग भेद या फिर स्वभाव। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम बात करेंगे बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता और जो लिंग भेद है, ठीक है ना, यह बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बात करें बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन स्वभाव जो है ना वह भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, याद रखिएगा। आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था में आती है? ये जो क्वेश्चन है वे किस अवस्था में बच्चे के सामने आते हैं? किशोर अवस्था जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक मानी जाती है। शेष अवस्था, यहाँ पर देखिएगा शेषा जो अवस्था है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है और बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है। इनकी अवधि याद रखिएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना वह किशोर अवस्था में बच्चों के सामने आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज की इस क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, ठीक है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट हो सकें आपको इसी तरह की जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस और इसी सब्जेक्ट की क्लासेस वगैरह जो है ना प्रोवाइड कराने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक न्यू क्लास में।